नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड के अगले लेक्चर को आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम यूनिट जो पेपर थर्ड है ना, उसके सभी यूनिट को टू द पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो पहले हमने यूनिट 1 को लिया है, जिसमें हम फिजिक्स के सभी टॉपिक को टू द पॉइंट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जैसे कि फोर्स हो गया, है ना, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गई, वायुमंडलीय दाब हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया। उन सभी को हमने क्या किया है, लगभग कवर कर लिया है सभी को, है ना। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकाइयाँ और माप, जिसमें हम विभिन्न इकाइयों के बारे में और उनके माप के बारे में क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि मेंस में क्या सिलेबस है, उसको किस तरीके से हमको कवर करना है, और लेक्चर के लास्ट में हम आपको क्वेश्चन भी देंगे मेंस का लिखने के लिए, जिसमें आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर वो चाहें कि आप उस आंसर को हमें पोस्ट करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उस आंसर को भेज सकते हैं, जिससे हम उसको आपके आंसर को रिव्यू भी करेंगे। तो आज हम देखें कि इकाइयाँ माप के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं कि पूरे टॉपिक को टू द पॉइंट कवर करते हैं, कुछ भी तो फालतू नहीं मिलेगा, और हाँ, सिलेबस का कोई भी बिंदु आपसे छूटेगा नहीं। इकाइयाँ और माप के टॉपिक से आपके एग्जाम में जो कुछ भी आएगा, आप उसको लिखने में पूर्णतः क्या होंगे, समर्थ होंगे, सक्षम होंगे। तो आशा है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, मैं एक शॉर्ट मैसेज देना चाहूँगी कि कई आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़े होते हैं, व्हाट्सएप पर भी जुड़े होते हैं। अक्सर टेलीग्राम पर देखा जाता है कि बहुत सारे अनवांटेड मैसेज आते हैं, हाय हेलो। तो स्पेशली मैं गर्ल्स को कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों के तो बिल्कुल आंसर देना ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों के बारे में अगर मैं कहूँ ना, तो ये धरती पे बोझ है, देश के ऊपर धब्बा है, कलंक है, इनका कुछ नहीं हो सकता। इनका बस एक ही काम होता है, ग्रुप में जुड़े रहना, गर्ल्स का नंबर देखा, मैसेज शुरू कर देना, हाय हेलो कैसे हो आप। इनको तुरंत से ब्लॉक करना है, कोई इनका रिस्पॉन्स देना ही नहीं है, इनका कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब ये क्या बोलूँ, इनके लिए इनकी तो पहाड़ी नहीं मिलती। मतलब ये धरती पे कलंक है, ये देश के नाम पे धब्बा है। ये लोगों को कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, सीधे से ब्लॉक करना है, और डिस्टर्बेंस से दूर रहना है, बढ़िया से अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात ये है कि आप किसी भी समस्या का सामना खुद ही करें, उसको साइड से हटाएं, किसी और पर डिपेंड ना रहें। ना सोचें कि मैं मैम से बोलूँगी, मैम मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, ये वो, मतलब तुरंत से उसका सॉल्यूशन हटाइए, ब्लॉक कीजिए। ऐसे कबाड़ियों का आपकी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं है, क्योंकि इनका तो कोई फ्यूचर है नहीं। आपके फ्यूचर से खेलने आए हैं, हाय हेलो करेंगे, मैसेज करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, सीधे से ब्लॉक मारो, ख़त्म। अनवांटेड मैसेज का कोई रिप्लाई देना ही नहीं है। तो देखते हैं, पहले हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स क्या है। यानी इकाइयों में आप जो ना, एक जब हम फिजिक्स शुरू करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक ही रहता है लगभग, लेकिन हमारा जो यूनिट है ना, जो मेंस पेपर थर्ड है, उसमें ये टॉपिक थोड़ा बीच में दिया हुआ है, तो हम उसी सीक्वेंस से चल रहे हैं, ताकि कि आपको कोई नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम देखें कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स वह साइंस है, यानी विज्ञान की वह शाखा है, जिसमें हम द्रव्य यानी कि जो पदार्थ होता है और ऊर्जा के विभिन्न रूपों एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कोई पदार्थ है और एनर्जी है, उनके बीच जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उनका जो अध्ययन हम करते हैं, वो कहाँ करते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत ही करते हैं। किसी भी पदार्थ और जो ऊर्जा होती है, विभिन्न रूप होते हैं ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा हो गई, अन्य कई सारी ऊर्जा हो गई, स्प्रिंग की ऊर्जा हो गई। तो उन ऊर्जा के मध्य जो आपस में अंतर क्रिया हो रही है, उनके मध्य जो रिलेशन है, उसका जो हम अध्ययन करते हैं, वो कहाँ करते हैं, वो फिजिक्स में करते हैं। तो फिजिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं, पदार्थ यानी कि मैटर और एनर्जी की आपस में जितने भी इंटरकनेक्शन है, जितनी भी रिलेशन है, जितनी भी क्रियाएं हैं, उनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को भी परिभाषित करना पड़ता है फिजिक्स में कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ को हम देखेंगे, मैटर यानी एक ऐसी वस्तु, कोई भी थिंग, बॉडी, जो कि स्थान घेरती है, ठीक है। यानी कहीं भी अगर रखी जाएगी तो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसमें कोई ना कोई मास होगा, जिसके अस्तित्व का ज्ञान हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं, हमारी आँख होती है, हमारे कान होते हैं, हमारे नाक होते हैं, हमारी स्किन होती है। यानी आँख से हम देख के महसूस कर सकते हैं कि कोई चीज़ कैसी है, कान से हम सुन के महसूस कर सकते हैं, है ना, नाक से हम सूंघ के महसूस कर सकते हैं कि उसमें सुगंध आ रही है, उसमें बदबू आ रही है, और अपनी स्किन से हम टच करके महसूस कर सकते हैं कि कोई वस्तु स्मूथ है या रफ है, या उसका कैसा उसकी आकृति आकार है। तो ये है हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, जिनसे हमको देखकर या
और ना देखकर, यानी डायरेक्टली तो हम देखकर, सुनकर, छूकर और इनडायरेक्टली हम उसको छूकर स्पर्श कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं द्रव्य। यानी कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी, कोई भी पार्ट जो कि स्थान घेरता है, इसने स्पेस घेर लिया, इसका कोई ना कोई तो मास होगा, 2 kg, 1 kg, हाफ kg, है ना। और इसका ज्ञान हम अपने ज्ञान इंद्रियों से कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं स्क्रीन पे आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं ना, तो ये भी क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, ये भी क्या है, एक वस्तु है जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर पा रहे हैं। ठीक है, महसूस कर पा रहे हैं, छूकर, सुनकर, देखकर, सूंघकर, और जिसमें कोई ना कोई स्थान घेरा हुआ है, जिसमें कोई ना कोई मास है, उसको हम क्या है, द्रव्य या पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों एक चीज आप याद रखिएगा, द्रव्य और द्रव, इन दोनों में डिफरेंस है। कुछ लोग लिखने में गलती कर जाते हैं। द्रव मीन्स होता है पदार्थ, मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। और इस द्रव का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड, यानी कि लिक्विड जो पतला होता है, यानी कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, है ना, हनी हो गया, इस तरीके की चीजें, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये आपका द्रव हो गया। और द्रव्य में क्या आएगा, द्रव्य में वो सभी चीजें आई, चाहे वो सॉलिड हो यानी कि ठोस हो, या फिर लिक्विड हो यानी कि द्रव हो, या फिर गैस फॉर्म में हो, तो वो सभी चीजें आ जाएंगी द्रव। यानी द्रव तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। और वो द्रव जो है वो लिक्विड है, यानी द्रव्य का ही एक फॉर्म है। ठीक है, तो द्रव क्या है, द्रव्य का ही एक फॉर्म है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। द्रव्य के अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो पत्थर एक सॉलिड स्टेट है, वायु गैस स्टेट में है, लोहा, सोना ये धात्विक स्टेट में है। तो ये क्या है, यहाँ जल, दूध ये भी लिख सकते थे, वो लिक्विड स्टेट हो जाती है ना, कोई उसमें दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। तो ये द्रव्य के क्या हो गए, आपके एग्जाम्पल हो गए। यानी कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जिसमें कोई ना कोई द्रव्यमान है, जो कोई ना कोई स्थान घेर रही है, और जिसका ज्ञान हमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है, उसे हम द्रव्य की श्रेणी में रखते हैं। पत्थर हो गया, लोहा होगा, दूध, मिल्क, शहद, पेट्रोल वगैरह इत्यादि चीजें जो होती है, क्रीम, है ना, जो बॉडी लोशन वगैरह होता है, सारी चीजें द्रव्य की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऊर्जा क्या है। हमें द्रव्य ऊर्जा को इसलिए परिभाषित कर रहा है क्योंकि जब हमने भौतिकी को पढ़ा कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स में हमने देखा कि फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मैटर यानी कि द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न रूपों और उनकी अंतर क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो फिर हमें ये भी जानने की जिज्ञासा हुई कि पदार्थ क्या है, पदार्थ को हम कैसे परिभाषित करेंगे। फिर हमने ये भी जाना कि ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा एक ऐसी भौतिक राशि होती है जिसमें न तो द्रव्यमान होता है और ना ही यह स्थान घेरती है, यानी एनर्जी में कोई मास नहीं होता है या कोई स्थान नहीं घेरती है, यह कोई स्थान नहीं घेरती है। जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ध्वनि आदि रूपों में ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। मान ली ध्वनि है, मैं बोल रही हूँ, आपको आवाज सुनाई दे रही है, तो क्या कोई स्थान घेर रही है, इसका कोई वेट है क्या मेरी आवाज 2 किलो की है या फिर 4 किलो की, 5 किलो की, नहीं ना। यानी ऊष्मा हो गया, प्रकाश आपने देखा है, आपको सूर्य का प्रकाश जो आप पृथ्वी पर आता है, आप उसके थ्रू सब चीजों को देख पाते हैं। लेकिन कभी आपने देखा कि प्रकाश 6 किलो का है, प्रकाश 10 किलो का है, प्रकाश 12 किलो का है, या प्रकाश ने 2 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल घेर रखा है, नहीं ना। यानी वो एनर्जी न तो कोई स्थान घेरेगी, न उसमें कोई द्रव्यमान होता है। यह एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका न द्रव्यमान होता है, ना ही यह स्थान घेरती है। आपको ध्वनि के रूप में मिल जाएगी, ऊष्मा के रूप में मिल जाएगी, प्रकाश के रूप में मिल जाएगी, विद्युत के रूप में मिल जाएगी। यानी एनर्जी के कई सारे फॉर्म आपको यूनिवर्स में देखने को मिलते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं भौतिक राशियाँ। यानी भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं और ये कितनी प्रकार की होती हैं। जब हम भौतिकी पढ़ रहे हैं तो भौतिक राशियाँ हमें पढ़नी पड़ी। जब हम भौतिक राशियाँ पढ़ेंगे तभी हम उनकी इकाइयों और माप के बारे में जान पाएंगे। तो वे सभी राशियाँ जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके एवं प्रत्यक्षतः माप सकें। कोई भी राशि जिसे हम माप सकते हैं, यानी 2 kg की है, 4 kg की, या 2 मीटर लंबी है, 4 मीटर लंबी है ना, या 2 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है, या 4 डिग्री सेल्सियस या 4 केल्विन तापमान है। यानी हम जिसको संख्या से व्यक्त कर पा रहे हैं, जिसको हम माप पा रहे हैं, कितनी मीटर लंबी है, कितने किलोग्राम की है, कितना डिग्री सेल्सियस तापमान है, कितने कैंडेला उसकी तीव्रता है इत्यादि, या तो हम उसे संख्या से व्यक्त कर पाएँ और साथ ही में उसको माप पाएँ तो हम उसको भौतिक राशियाँ बोल देते हैं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान, ताप, समय आदि, ये सभी क्या है, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ आपको मूलतः 2 ही प्रकार की मिलेंगी, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ यानी जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो क्या होती हैं, वो मूल राशियाँ होती हैं। और जबकि जो राशियाँ मूल राशि की सहायता से उत्पन्न होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम व्युत्पन्न राशियाँ बोल देते हैं। तो मूल राशियाँ क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, यानी कि लंबाई और द्रव्यमान में कोई रिलेशन नहीं है,
समय, ताप, विद्युत धारा, इन सभी राशियों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इन्हें क्या हम बोलेंगे? मूल राशि। यानी लंबाई को द्रव्यमान के पदों में, रिलेशन मतलब समझ रहे हो, लंबाई को द्रव्यमान के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, लंबाई को समय के पदों में, ताप के पदों में, विद्युत धारा के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार विद्युत धारा को लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप आदि के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते। यानी कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट राशियां हैं, है ना, इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया इत्यादि, तो क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। अगर हम व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो व्युत्पन्न राशियां जो हैं मूल राशियों की सहायता से क्या की जाती हैं? प्राप्त की जाती हैं। इनको हम क्या करते हैं? जो मूल राशियां हैं जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय वगैरह, इनकी सहायता से हम प्राप्त करते हैं। तो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ये मैंने जो भी नोट्स बनाए हैं, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। 3 मार्कर में आता है तो आप 3 मार्कर लिख सकते हैं। टू द पॉइंट, सिस्टमेटिक वे में, डेफिनेशन, एग्जाम्पल सब कुछ समाहित किया गया है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए, समझिए। अगर कोई फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप लोगों को शायद समय ही नहीं है सुनने समझने का, है ना। तो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। क्षेत्रफल, आयतन, दाब, घनत्व, चाल। बोलेंगे क्षेत्रफल कैसे व्युत्पन्न राशि? तो क्षेत्रफल ऐसे व्युत्पन्न राशि है, क्षेत्रफल को हम कैसे व्यक्त करते हैं? एरिया मीन्स क्या होता है? एरिया मीन्स क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई ही तो होती है। लंबाई को भी हम मीटर में व्यक्त करेंगे, चौड़ाई को भी हम मीटर में व्यक्त करेंगे, तो ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। यानी लंबाई के पदों में हमने क्षेत्रफल को व्यक्त कर दिया ना। व्युत्पन्न राशियां मीन्स मूल राशियों के पदों में व्यक्त हो गई ना, इसलिए इनको हम व्युत्पन्न राशियां बोल देते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं हम मात्रक। मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त मानक को हम क्या कहते हैं? मात्रक बोलते हैं। इसे वैसे भी बोल सकते हैं कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक बोलते हैं। 3 मार्कर में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 शब्द लिखने होते हैं, तो शॉर्ट एंड स्वीट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अगर मात्रक की परिभाषा आ जाती है। किसी भौतिक राशि के लिए मापन के लिए प्रयुक्त मानक, एग्जाम्पल लंबाई का मीटर, बस हो गया एग्जाम्पल, या द्रव्यमान का किलोग्राम, या ताप का केल्विन। इस तरीके से हम क्या है मात्रक को व्यक्त कर सकते हैं। अब हम देखें कि मूल मात्रक क्या है। मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मूल भौतिक राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, वैसे ही मूल मात्रक एक दूसरे से क्या होते हैं? पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। अब ऐसा ही पद्धति में हम मूल राशियां देख लेते हैं कि कितनी हैं। ऐसा ही पद्धति में कितनी मूल राशियां हैं? तो ऐसे ही पद्धति में 7 मूल राशियां। देखें, हम उनके मात्रक भी देखेंगे और राशियां भी देखेंगे। पहले देखते हैं हम, ये हमने रखा मूल राशि का नाम, फिर उनके मात्रक का नाम, मात्रक का प्रतीक। तो मूल राशि क्या है? हमारी लंबाई। लंबाई को हम मीटर में व्यक्त करते हैं, मीटर उसका मात्रक हो गया और प्रतीक हो गया एम। द्रव्यमान किलोग्राम, केजी। समय सेकंड, एस। विद्युत धारा एम्पियर, ऐसे इंडिकेट करते हैं इसको। और ऊष्मागतिक ताप केल्विन, के। पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला इत्यादि, है ना। इस तरीके से इनको क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो ऐसा ही पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं? 7, 2, 4, 6, 7। कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। इनके ये मात्रक हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। ओके, अब हम देखते हैं पूरक मूल मात्रक। पूरक मूल मात्रक कितने हैं? पूरक मूल मात्रक 2 ही है। कौन कौन से? समतली कोण और घन कोण। समतली कोण का मात्रक होता है रेडियन, इसे रेड से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। घन कोण का जो पूरक मात्रक है वो स्टेरेडियन है, इसको एसआर। समतली कोण रेडियन, तो RAD। घन कोण स्टेरेडियन, SR। ओके, अब हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। हमने मूल मात्रक देख लिए, क्योंकि मूल राशियों की सहायता से, मूल राशियों के जो मापन में सहायक होते हैं, मूल राशियों के मात्रक होते हैं, उनको मूल मात्रक बोलते हैं, जिनसे मूल राशियों को मापा जाता है। अब हम देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त मात्रक क्या होते हैं? आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों की सहायता से प्राप्त मात्रक क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक में हमने क्या देखा था? यानी ऐसे मात्रक जो मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं।
और जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त मात्रक होते हैं उनको हम व्युत्पन्न मात्रक बोल देते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर की घात 3 यानी मीटर क्यूब है। ओके, अगला हम देखते हैं भौतिक राशियों के प्रकार, यानी कितनी भौतिक राशियां होती हैं। तो भौतिक राशियां मात्रक और मापन के आधार पर भी होती हैं और दिशा और परिमाण के आधार पर भी होती हैं। भौतिक राशियां क्या होती हैं? मात्रक और मापन के आधार पर भी होती हैं और दिशा और परिणाम के आधार पर भी होती हैं। जैसे देखेंगे हम, तो मात्रक और मापन के आधार पर मूल भौतिक राशियां 3 होती हैं। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां। मूल राशियां कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, है ना। मूल राशियां कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, इन्हें हम मूल भौतिक राशियां बोलते हैं। और व्युत्पन्न राशियां क्या है? जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न प्राप्त की जाती हैं। और पूरक राशियां वे हैं जो ना ही मूल राशियां होती हैं और ना ही व्युत्पन्न राशियां होती हैं। पूरक राशियां कौन है? वे भौतिक राशियां जो ना ही मूल राशियां होती हैं और ना ही व्युत्पन्न राशियां होती हैं। दिशा और परिणाम की अगर हम बात करें तो अदिश राशियां और सदिश राशियां। दिशा और परिमाण के आधार पर राशियां 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। मात्रक और मापन के आधार पर 3 होती हैं, मूल, व्युत्पन्न और पूरक। दिशा और परिमाण के आधार पर 2 होती हैं, अदिश और सदिश राशियां। तो मूल राशियां क्या है? जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। और व्युत्पन्न राशियां क्या है? जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। और पूरक राशियां ना तो मूल राशियां होती हैं और ना ही व्युत्पन्न राशियां होती हैं। यानी ऐसी भौतिक राशियां जो ना ही मूल राशियां होती हैं और ना ही व्युत्पन्न राशियां होती हैं, पूरक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अब हम पूरक मूल मात्रक और व्युत्पन्न मूल मात्रक में क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। क्योंकि अगर आपको 3 मार्कर में पूरक मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में डिफरेंस आ जाए, अंतर लिखने के लिए आ जाए, तो आप क्या लिखेंगे, है ना। कैसे लिखेंगे ये हम देखते हैं। तो जो पूरक मूल मात्रक है और व्युत्पन्न मात्रक, हम इनका एक आधार बना लेंगे। किन किन आधार के आधार पर हमें इनको अंतर करना है? तो पहले परिभाषा के आधार पर अंतर करेंगे, दूसरा अन्य मात्रकों में क्या संबंध है, बदल सकते कि नहीं बदल सकते उसके आधार पर, और तीसरा उदाहरण। तो पहला परिभाषा क्या है? मूल राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ओके, 1 पॉइंट हुआ हमारा। दूसरा, मूल मात्रकों के संयोजन से प्राप्त मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, अन्य मात्रकों में संबंध। तो मूल मात्रक को क्या है? अन्य मात्रकों में नहीं बदला जा सकता। इस तरीके से आधार वगैरह क्रिएट करने से हमारा एक तो आंसर राइटिंग का फ्रेम एकदम बढ़िया परफेक्ट हो जाता है और शब्दों की भी बचत हो जाती है ना। क्योंकि आप यहाँ बार बार लिखते हैं अन्य मात्रकों में नहीं बदला जा सकता, अन्य मात्रकों में बदला जा सकता है। यहाँ एक बार लिख दिया अन्य मात्रकों में, यहाँ लिख दिया नहीं बदला जा सकता, इन्हें बदला जा सकता है। ठीक है, उदाहरण मीटर, किलोग्राम, केल्विन, सेकेंड, एम्पियर। इसमें मीटर स्क्वायर, न्यूटन, जूल, मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हमने इनको क्या कर दिया? व्यक्त कर दिया। 3 अंतर हो गए। परिभाषा, अन्य मात्रकों में चेंज हो सकते हैं या नहीं, और एग्जाम्पल। 3 मार्कर में बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आप इसको लिख सकते हैं। अगला हम देखेंगे मापन की प्रणालियाँ। क्या देखेंगे कि मापन की कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं। तो मापन की पहली प्रणाली में हम देखेंगे MKS प्रणाली। M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम, S मीन्स सेकेंड प्रणाली। ठीक है, MKS सिस्टम, MKS प्रणाली, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड प्रणाली। ठीक है, यह प्रणाली अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रचलित है। जो भी हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, इंजीनियरिंग फील्ड है, उसमें MKS पद्धति का यूज किया जाता है। 1 पॉइंट हो गया। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, तो MKS क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड प्रणाली है। देखो, आप 3 पॉइंट में इसको लिख सकते हैं। पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे? मीटर, किलोग्राम, सेकंड प्रणाली। दूसरे में क्या लिखेंगे? अभियांत्रिकी उद्योग क्षेत्र में प्रचलित। ठीक है, और तीसरे में क्या लिखेंगे? लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मीट्रिक, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। समझ में आ रहा है? मैं साथ में आपको आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क भी समझाती जा रही हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं CGS प्रणाली। CGS प्रणाली को हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड प्रणाली बोल देते हैं। दूसरा, यह फ्रांसीसी या मीट्रिक प्रणाली भी कहलाती है और लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम, समय सेकंड। 3 पॉइंट हो गए। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड प्रणाली फ्रांसीसी या मीट्रिक प्रणाली भी कहलाती। अन्य नाम हो गया इसका फ्रांसीसी या मीट्रिक प्रणाली।
और मात्रक लंबाई का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड। अब हम देखेंगे एफपीएस फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। जो एफपीएस है ना, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तो इसमें मात्रक लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकंड। फुट पाउंड सेकंड प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है इसको। लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पाउंड, समय का सेकंड क्या है? इसके मात्रक हैं। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जिसे हम एसआई यूनिट्स बोल देते हैं। सिस्टमेटिक द इंटरनेशनल सिस्टमेटिक यूनिट है ना, द सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट्स, एसआई यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। 1960 में इसको क्या किया गया था? निर्धारित किया गया था। यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। 1960 में इसको क्या किया गया था? निर्धारित किया गया था। यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। एमकेएस प्रणाली जो थी, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली थी, उसका ही एडवांस रूप है, परिष्कृत रूप है। एमकेएस का एडवांस रूप क्या है? एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति। ऐसे फ्रेंच शब्द है ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। इसमें यानी आपसे पूछ सकते हैं कभी पीटी वगैरह में कि फ्रेंच शब्द एसआई का जो एसआई है उसका क्या मतलब है? तो ये मतलब है ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। कौन सी दी? देखो देख लेना अच्छे से, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें 7 एग्जाम हॉल में बैठ के मत कहना, फिर मत पछताना, इसलिए अभी देख लो, क्योंकि पछताना तो रहता है। क्योंकि जब हम कॉन्सेंट्रेट होकर सभी चीज़ों को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो सिवाय पछतावे के हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ना पछताना पड़े तो प्लीज़ अभी आपके पास समय है, उसका यूज कीजिए। 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक मूल मात्रक। जो हम ऊपर पढ़ के आए 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मूल मात्रक। 7 कौन कौन से हमने पढ़े थे? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकता, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ये राशियाँ थी। मूल मात्रक कौन से हो गए थे? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। पूरक मूल मात्रक में थे रेडियन और स्टेरेडियन, समतली कोण और घन कोण के। ओके, तो इसको हमने पढ़ा था। 1960 में निर्धारित हुई थी मानकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अब हम देख लेते हैं कि जो मात्रक है उनमें आपस में कुछ रिलेशन होता है, तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। एक मोल अगर आपसे पूछ लिया जाए, एग्जाम पीटी में अक्सर पूछा जाता है कि एक मोल में कितने अणु होते हैं, तो एक मोल इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23 यानी 6.023 गुणा 10⁻23। इस हम इकाई को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इस इकाई को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। अगर आपसे बात करें कि 1 माइक्रोन इक्वल कितने मीटर होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक है। लंबाई का जो प्रकाश वर्ष आप समझना कि प्रकाश का मात्रक है, क्योंकि नाम से आप कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये लंबाई का मात्रक है, लेकिन बहुत बड़ा मात्रक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष संघ है, एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन है, उसके अनुसार एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? निर्वात में, निर्यात लिख गया, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 जूलियन वर्ष में चली गई दूरी। जो निर्वात होता है, जहाँ पे कोई एयर नहीं होती है, कोई वातावरण नहीं होता है, उसमें प्रकाश द्वारा 1 जूलियन वर्ष यानी 365.25 दिन में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अगर आपसे डेफिनेशन आ जाए प्रकाश वर्ष की, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि IAU के अनुसार एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 जूलियन वर्ष में तय की गई दूरी है। तय की गई दूरी कुछ भी लिखती थी। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 9.46 खरब किलोमीटर, और इसको पार्सेक के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 0.3060 पार्सेक। ठीक है, अगर बात करें कि 1 माइक्रो सेकेंड बराबर कितने सेकेंड होते हैं, तो जहाँ माइक्रो लग जाता है वहाँ 10⁻⁻6 अपने आप आ जाता है, चाहे माइक्रोमीटर हो, माइक्रो सेकेंड हो, माइक्रो मिलीमीटर हो, है ना। 10⁻6 सेकेंड। नैनो मीन्स 10⁻⁹ और पीको मीन्स 10⁻12। ठीक है, माइक्रो मीन्स 10⁻6, नैनो मीन्स 10⁻9 और पीको मीन्स 10⁻12। ओके, हुआ क्लियर? कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा। विमाहीन राशियाँ। अब हम देख लेते हैं कि विमाहीन राशियाँ कैसी होती हैं।
वे भौतिक राशियाँ जिनकी विमा शून्य होती है, वे भौतिक राशियाँ जिनकी विमा क्या होती है, शून्य होती है, इन्हें हम विमाहीन राशियाँ कहते हैं। इनका आंकिक मान सभी प्रणालियों में क्या रहता है, समान रहता है। कोई भी प्रणाली हो, चाहे एमकेएस हो, सीजीएस हो, एफपीएस हो, ऐसा ही प्रणाली हो, सभी में इनका मान समान रहेगा, क्योंकि इनका कोई विमा ही नहीं है। विमा होगी तभी तो मीटर, सेंटीमीटर, फुट, पाउंड, सेकेंड होगा, लेकिन विमा ही नहीं है तो विमा शून्य है, तो ये सभी प्रणालियों में समान रहेंगे। ठीक है, अब हम सदिश अदिश राशियों के बारे में देखेंगे। तो पहले देखते हैं हम सदिश राशि। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। यानी कोई वस्तु किस वेग से किस दिशा में जा रही है, 2 किलोमीटर पर आवर के वेग से पूर्व दिशा में जा रही है, पश्चिम दिशा में जा रही है, तो ये क्या है, ये सदिश राशि, क्योंकि हमने परिमाण भी बताया कि 2 किलोमीटर पर आवर के वेग से जा रही है, दिशा भी हमने बताई कि पूर्व में जा रही है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये क्या है, परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करते हैं। इसमें विस्थापन हो गया, बल, वेग, त्वरण, संवेग, आघूर्ण, भार इत्यादि। भार भी सदिश राशि है, क्योंकि भार में गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व जी इंक्लूड होता है, तो जी ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है, ऋणात्मक या धनात्मक, इसलिए भार क्या है, सदिश राशि। द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, भार आपकी सदिश राशि है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोन, यहाँ आपको ये पॉइंट नोट करना चाहिए कि द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस है। पहला, द्रव्यमान अदिश राशि है, भार सदिश राशि है। ओके, इन्हें गणित के साधारण नियमों द्वारा क्या है, जोड़ा जा सकता है। जो सदिश राशियां हैं इन्हें गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सदिश राशियों के लिए सदिश गणित बना है, उसके आधार पर इनका जोड़ घटाना होता है। अगर कोई राशि इधर जा रही इधर आ रही तो उनका जो जोड़ है वो किस दिशा में होगा, इस तरीके से इनको साधारण नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग नहीं कर सकते हैं। इनके लिए वेक्टर बीज गणित यानी सदिश बीज गणित बनाया गया है। ठीक है, सदिश राशियों के लिए क्या है, सदिश बीज गणित बनाया गया है। अब हम देखेंगे अदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, नॉट डायरेक्शन, यानी दिशा की जरूरत नहीं होती है। दूरी हो गया, चाल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व इत्यादि। यानी वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब कुछ मूल मात्रक होते हैं, उनकी हम परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे मीटर हो गया, मीटर को कैसे परिभाषित करेंगे, वह दूरी जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के 299,792,458वें समय अंतराल में तय की जाती है। रेयर केसेस में डेफिनेशन आ सकती है, इसलिए मैंने इनको भी इंक्लूड कर लिया, अगर आ जाए तो आप लिखने में सक्षम हो। ठीक है, अब हम किलोग्राम की डेफिनेशन देखते हैं। तो किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम उस प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बेलन का द्रव्यमान है, जो पेरिस फ्रांस के निकट सेवरस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में रखा। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकेंड वह समय अंतराल जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 919263177 बार कंपन करता है। डेफिनेशन याद ही करनी पड़ेगी, इनका कोई विकल्प नहीं है, तो आप याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं केल्विन। केल्विन को कैसे परिभाषित करेंगे, जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 विभाग को हम क्या कहते हैं, केल्विन कहते हैं। अब हम एम्पियर के एग्जाम्पल देखेंगे। एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, तो एक एम्पियर क्या है, वह विद्युत धारा होती है, एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समानांतर चालकों में क्या होती है, प्रवाहित होती है। समानांतर चालकों में क्या होती है, प्रवाहित होने पर उन चालकों के प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। जैसे भी डेफिनेशन आपको याद हो जाए, याद करने की कोशिश करना। कैंडेला को देख लेते हैं। किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला कहलाती, जबकि स्रोत उस दिशा में 1/683 वाट प्रति रेडियन की विकिरण तीव्रता का क्या कर रहा हो, एक बड़ी प्रकाश उत्सर्जित करता हो। ठीक है, अब हम देखते हैं मोल को। मोल को कैसे परिभाषित करना है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थों के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। और हम देखेंगे विमा। किसी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाई गई घातों को क्या कहते हैं, हम विमा कहते हैं। किसी राशि को व्यक्त करने के लिए
मूल राशियों पर चढ़ाई गई घातों को विमा कहते हैं। जैसे बेग की विमा हो गई, यानी इन घात कैसे, जैसे मीटर का 1 मात्रक हो गया तो ये तो किलोग्राम हो गया। और जैसे ये एरिया वगैरह दिया है, लंबाई 2 बार दी हुई तो लंबाई पे 2 पावर चढ़ाएंगे। समय की -1 पावर है 2 पावर, तो उस तरीके से चढ़ाएंगे। तो ये होती है विमा। यानी उसको क्या है, मात्रकों की राशियों के पदों में जब हम व्यक्त कर देते हैं तो उसे हम विमा बोल देते हैं। ठीक है, पहला जो लेक्चर था हमने उसमें आपको विमा निकालना भी बताया था। अब हम देखते हैं कि विमी सूत्र क्या होता है। विमा हमने देख ली, विमी सूत्र के बारे में देख लेते हैं। तो वह व्यंजक, यानी जब हम किसी राशि को एक सूत्र में व्यक्त करते तो हम बोलते हैं उसको विमी सूत्र। वह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि, अमुक मीन्स ABCD कोई भी भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि किस प्रकार समाविष्ट है। वह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि समाहित है। जैसे कार की विमा है mL/T -2। तो कार क्या होता है, कार बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। समझना थोड़ा ध्यान से। बल क्या होता है, F बराबर ma होता है। F बराबर क्या होता है, ma इंटू विस्थापन। तो m मीन्स क्या हो गया, किलोग्राम। किलोग्राम को तो m से ही हम इंडिकेट करेंगे। a मीन्स क्या हो गया, एरिया। एरिया यानी इसको हम लेंथ की पावर 2 से दर्शाएंगे। यही तो है ना। F बराबर क्या होता है, m होता है। और d क्या है, विस्थापन। d क्या है, विस्थापन। जैसे देखना, कार बराबर बल गुणा विस्थापन। F बराबर क्या होता है, ma। और ये हो गया आपका विस्थापन। ठीक है, ये हो गया। अब m हो गया आपका क्या, द्रव्यमान हो गया। a क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी मीटर की हो गया लेंथ L, और पर सेकंड स्क्वायर T ऊपर जाएगी तो पावर माइनस की हो जाएगी। और फिर ये विस्थापन वाली आपकी क्या हो गई, L। तो L और L 1 पावर क्या हो गई, 2 हो गई। तो यही यहाँ पे क्या है, ये लिखा है m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2। आई बात समझ में। तो ये है विमी सूत्र, यानी वह व्यंजक जो किसी राशि को भौतिक राशि मूल राशि में समाविष्ट करता है, बताता है कि उस भौतिक राशि में कितनी मूल भौतिक राशियां हैं, उसे हम विमी सूत्र कहते हैं। अमुक भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशियां समाविष्ट हैं, उसका जो हमें ज्ञान कराने वाला व्यंजक है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, विमीय सूत्र बोल देते हैं। विमी समघातता का सिद्धांत भी है। विमी समघातता का अगर सिद्धांत आ जाए तो क्या बताएंगे आप, विमी समघातता के सिद्धांत में किसी भी विषम, मतलब ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी विमी समीकरण के प्रत्येक पद की विमा समान होती है। विमी समघातता का सिद्धांत क्या कहता है, किसी भी विमी समीकरण के प्रत्येक पद की विमा समान होती है। इसके 2 फॉर्मूले भी हैं ऐसे, S = UT + 1/2 AT²। तो इसको विमी फॉर्मूले में अगर लिखेंगे तो इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके इस तरीके से लिखते हैं। विमा को हम ऐसे ही लिखते हैं हमेशा, यानी कोई भी विमी समीकरण उस जिसकी प्रत्येक पद की विमा क्या होती है, समान होती है, उसे हम विमी समघातता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे इसकी जो विमा है ना वो UT की विमा के बराबर होगी और हाफ AT² की विमा के बराबर होगी, इसलिए इसको विमी समघातता का सिद्धांत कहा गया। जैसे कि S यानी इसकी विमा L हो गई। ठीक है, UT क्या होता है, U वेग हो गया ना, मीटर पर सेकेंड, यही तो होता है वेग। देखना ध्यान से, U के साथ में T भी जुड़ा हुआ है तो T से T क्या हो गया, कैंसिल, यानी L और क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम देखते हैं 1/2 और ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, नहीं तो होता है ये। ठीक है, और इसके इनटू में T की पावर 2 भी है तो T की पावर 2 से T की पावर 2 कैंसिल हो गई, है ना। ये क्या है, ये व्यंजक की श्रेणी नियतांक की श्रेणी में आ जाता है। ये अचर राशि, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो L = L इसलिए बोला जा रहा है कि प्रत्येक पद की विमा क्या है, समान है। प्रत्येक पद की विमा क्या है, समान है। यानी किसी भी विमी समीकरण के प्रत्येक पद की विमा क्या होती है, समान होती है। इसे ही हम विमी समघातता का सिद्धांत कहते हैं। यानी ये आपको समीकरण दिया हुआ है तो इसमें S की जो विमा होगी वो UT की विमा के समान होगी
और 1/2 AT² के इन तीनों की विमाएं आपस में क्या होंगी, समान होंगी, इसलिए इसे विमीय समघातता का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार किसी भी विमीय समीकरण के प्रत्येक वृत्त की विमा क्या होती है, समान होती है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमने क्या क्या देखा अपने लेक्चर में। हमने शुरुआत में जाना कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स में हमने देखा कि द्रव्य ऊर्जा की उसमें अंतरक्रिया का अध्ययन किया जा रहा है। फिर हमने द्रव्य को देखा, ऊर्जा को समझा, भौतिक राशियों के बारे में जाना कि भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो भौतिक राशियों को भी हमने 2 प्रकार से देखा, दिशा और परिमाण के आधार पर सदिश और अदिश राशियाँ, मात्रक मापन के आधार पर मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ। हमने ये देखा कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में क्या अंतर होता है। मापन की कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना, FPS फुट पाउंड सेकंड, SI पद्धति इसे द सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट्स बोलते हैं, मोल, एवोगाद्रो, माइक्रोन, नैनो, इनकी आपस में हमने संबंध जाने। प्रकाश वर्ष के बारे में हमने जाना कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। फिर हमने जाना कि विमाही राशियाँ कौन सी होती हैं। फिर हमने सदिश राशियों, अदिश राशियों के बारे में जाना। विभिन्न जो मात्रक होते हैं उनको हमने परिभाषित किया, मीटर हो गया, किलोग्राम, सेकंड, है ना, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। फिर हमने विमा देखी कि विमा को हम कैसे व्यक्त करते हैं, यानी किसी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाई गई घातों को हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। यानी ये मूल राशि इन पे जो भी हम घात चढ़ा देते हैं उसको क्या बोल लेते हैं, विमा बोल लेते हैं। तभी तो कहते हैं कार की विमा निकालो, ऊर्जा की विमा निकालो, संवेग की विमा निकालो, वेग की विमा निकालो। यानी किसी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर जो भी पावर्स यानी जो हम घात चढ़ाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, विमा बोल देते हैं। और वह व्यंजक जो कि अमुक भौतिक राशि को में कौन सी मूल राशि समाविष्ट है इसको दर्शाता है, उसको हम क्या बोल लेते हैं, विमीय सूत्र बोल लेते हैं। अमुक भौतिक राशियों में कौन सी भौतिक राशि इंक्लूड है उनको दर्शाने वाला व्यंजक विमीय सूत्र कहलाता है। फिर हमने विमीय समघातता का सिद्धांत देखा। उसमें हमने देखा कि उसके अनुसार किसी भी विमीय समीकरण की प्रत्येक पद की विमा क्या होती है, समान होती है। कोई भी पद है आपको देखना है कि वो विमीय समघातता के सिद्धांत का पालन कर रहा है तो नहीं कर रहा है, तो हम प्रत्येक पद की विमा निकाल कर देखेंगे। अगर उसमें तीनों की विमाएं समान होंगी, जितने भी उसमें पद उनकी समान होंगी, तो हम बोल रहे हैं कि वो विमीय समघातता के सिद्धांत का पालन कर रहा है। तो आज आपकी इकाई और माप का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। और हाँ, अगर 1% भी आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैप्पी रहें। हैप्पीनेस पहले हम अक्सर क्या सोचते हैं कि सक्सेस हो जाएंगे ना तब हैप्पीनेस आएगी, सब गलत है। पहले हैप्पी रहिए, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। हाँ, यकीन नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट करके देखिए, है ना। ठीक है, तो अपने जीवन को अच्छे से यूटिलाइज करें, समय को व्यर्थ ना जाने दें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में कमी नहीं है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको परेशान करने के लिए बैठे। तुरंत ब्लॉक का ऑप्शन मारो और ज़िंदगी से आउट करो उनको। बढ़िया चैन की बंसी हो जाओ, बढ़िया से पढ़ाई करो, है ना। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।